नमस्कार दोस्तों, मैं संजय बेड़िया गिरगांवकर। मेरे YouTube मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे कई मित्रों मुझे अक्सर एक शिकायत करते हैं कि आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर बोलते हैं, पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होने के बावजूद भी आप फिल्म इंडस्ट्री पर नहीं कहते। पिछले दिनों आमिर खान बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा के विषय में कहा जा रहा है कि उन्हें बायकॉट करना चाहिए। मैं एक रिव्यू आज आया है, उस रिव्यू के आधार पर मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि लाल सिंह चड्ढा के बारे में कितने लोग जो ट्रोल कर रहे हैं, जो लाल सिंह चड्ढा के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो उनका इतिहास गूगल पर चेक करें। और जैसे कि आमिर खान बहुत फिल्मों को वक्त देकर फिल्मों के अंदर अपने किरदार में घुसकर काम करते हैं, और 4 साल में अगर एक फिल्म बनी है तो ये फिल्म 2022 की सबसे बड़ी फिल्म होगी, और ये फिल्म कम से कम 300 करोड़ के पार जाएगी। इससे जो लोग ट्रोल करते हैं उनसे नाराज नहीं होना, ये एक सच्चाई है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो चलिए फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर। मित्रों, आप लोग जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के अंदर देख रहे हैं, ये जिस प्रकार से गुत्थम गुत्थी हुई है, और इस गुत्थम गुत्थी के अंदर लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे, नेताओं को समझ में नहीं आ रहा, जो सीएम है उन्हें समझ में नहीं आ रहा, डेप्यूटी सीएम को समझ में नहीं आ रहा, शरद पवार जी को समझ में नहीं आ रहा, तो आम जनता को, आपको, मुझे क्या समझ में आएगी? क्योंकि इन्होंने ऐसा दही बिखेर दिया है जो उठने को तैयार नहीं है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आज आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये सारी कवायद होने के बाद में बीजेपी को क्या लाभ हुआ, महाराष्ट्र में बीजेपी को क्या लाभ हुआ। जहां तक मुझे समझ में आती है बात कि लाभ होने का कोई अवसर इसमें दिख नहीं रहा। और जब आप बहुत क्रूअल पॉलिटिक्स करते हैं या फिर बड़े ताकत से पॉलिटिक्स करते हैं तो जनता डरती है, जनता मन से उतारने लगती है उस चीज़ों को। अब कहा जाता है कि माननीय देवेंद्र जी ने दिल्ली ले गए, शिंदे जी को परिचय करवाया, वगैरह वगैरह की बहुत सी चर्चाएं हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। मेरी जानकारी के अनुसार पिछले 1 साल से शिंदे जी डायरेक्ट अमित शाह के साथ में डायरेक्ट संवाद कर रहे थे, और सारा प्लान वो और शिंदे तैयार कर रहे थे, और एग्जीक्यूटिव जो प्लान के पत्ते बिछाने थे, सारे जो पत्ते बिछाने थे, उनका काम देवेंद्र भाई ने किया। इससे देवेंद्र भाई का कहीं ना कहीं 2 स्टेप वो नीचे आए हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक में, कोई शंका ही नहीं है। अमित शाह के ब्लू आइज बॉय बने हुए हैं शिंदे जी, और मुझे तो लगता है कि जैसे अगर सही में देखा जाए कि देवेंद्र के बाद में सीएम मटेरियल महाराष्ट्र में कोई है नहीं। अगर गडकरी जी थे, विनोद तावड़े थे, तो इनको सबको तो ऊपर काटकर ऊपर भेज दिया गया, और कोई नेता यहाँ बचा नहीं है। तो एक शायद शिंदे को अपने साथ रखकर अमित शाह आगे की भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं। मित्रों, अब सवाल ये उठता है कि शिंदे गुट का होगा क्या, सरकार बनेगी कैसे, कोर्ट के फैसले का क्या होगा। देखिए मित्रों, इसमें 2-3 बातें जो मेरे समझ में आती हैं। एक तो शिंदे गुट को विलय करना होगा, या फिर 40 विधायक डिस्क्वालिफाइड होंगे। तीसरा,
अगर वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होते तो वो धनुष बाण और शिवसेना अपने कब्जे में करने की कोशिश करेंगे। मैं पहली बात पर आता हूं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि शिंदे एक राजा और 49 रानी, वही सारी आज मीडिया बात कर रही है। मैंने ये बात आपको 1 महीने पहले कही थी, देख सकते हैं मेरा वीडियो। बहुत मुश्किल होगा इन 40 विधायकों को या ये 50 विधायकों को शिंदे को संभालना, क्योंकि उसमें से 7-8 तो मंत्री ही थे, वो मंत्री पद मांग रहे हैं। जो राज्य मंत्री थे वो कैबिनेट मांग रहे हैं। जो 5 टाइम एमएलए थे वो मंत्री पद मांग रहे हैं। अब कोकण में देखें तो राणे वर्सेस जो नीलू फूली जैसे दिखते हैं ना, क्या नाम इनका प्रवक्ता दीपक केसरकर जी, तो दीपक केसरकर की इनकी वहां लड़ाई है। ये 40 विधायकों में से भी देखा जाए तो एक दूसरे की लड़ाइयां बहुत है। अब ये ऐसा इन्होंने किया क्यों? जाहिर है सत्ता के लालच में, लक्ष्मी दर्शन के लालच में इन्होंने किया। करवाने वाले कौन? बीजेपी के प्रमुख नेता। अब ये यही चाहते थे कि सबसे पहले शिवसेना में एक फाड़ हो। अब हिंदुत्व पे चलने वाली कितनी पार्टियां हैं? एक शिवसेना, एक शिंदे ग्रुप की शिवसेना, राज ठाकरे जी की मनसे और बीजेपी। ये जो 3 पार्टियां हैं, दोनों शिवसेना और राज ठाकरे, जब तक इनको ये बीजेपी खत्म नहीं करती, जड़ मूल से खत्म नहीं करती, जब तक इनके सारे जो वोट्स हैं, शिवसेना के 20 से 22% वोट, कमिटेड वोट जो महाराष्ट्र में हैं, वो अपने साइड लाने होंगे। कुछ 4 से 5% वोट राज ठाकरे जी के हैं, वो लेकर मतलब 25% वोट जिस दिन इनके हाथ में और आते हैं बीजेपी के, तो बीजेपी अकेले के बल पे सरकार बना लेती है। और महाराष्ट्र की जो 48 सीटें हैं उसमें से मैक्सिमम 25, 28, 30 तक जा सकती हैं। पर आपने ईडी का जोर लगाकर, ईडी का इस्तेमाल कर शिवसेना में फाड़ कर दी। कई नेताओं को ईडी के अंदर अरेस्ट करवा दिया। अब जो 25% जो वोट हैं, क्या वो ईडी के डर से बीजेपी को वोट कर देंगे? क्या आप वोटर्स को, जो इनके मराठी कमिटेड वोट हैं शिवसेना के, इनको ईडी का डर दिखाकर क्या भारतीय जनता पार्टी वोट ले सकती है? नहीं ना दोस्तों। मुझे तो सबसे ज्यादा समझदारी अजीत दादा पवार में लगी। और अजीत दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस जो 2 साल पहले युति कर रहे थे, अगर वो युति शरद पवार होने देते तो शायद ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे से चल रही होती, इतनी कवायद नहीं होती, इतना नाश नहीं होता, इतना एक महाराष्ट्र का नाम उछल कर नहीं आता। अब बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है। क्या यह संभव है? सरदार पटेल के नाम को लोग भूल जाएंगे क्या? नहीं ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम को कोई भूल सकता है क्या? नहीं ना। वैसे बाला साहेब ठाकरे को कोई कैसे भूल सकता है? दोस्तों, ये ठाकरे नाम को खत्म करने पर तुले हैं। क्या यह संभव है? मुंबई की, महाराष्ट्र की 8 करोड़ जनता, जो मराठी मानुस, क्या अपना अस्तित्व मिटाने को तैयार है? नहीं ना। ये कोई राजनीतिक मंच पर नहीं बोल रहा हूं,
ये जो मुझे समझ में आ रहा है वह मैं आप तक एक देसी भाषा के अंदर, एक सरल भाषा में आप तक बात लाता हूँ। मैं कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर नहीं आया हूँ। मैं इन्हीं गलियों से सब सीख सीख कर, लोगों से मिलकर, जितनी अक्ल मेरे में है वो मैं आप तक लेकर जाता हूँ, लोगों से सीखता हूँ। मित्रों, 2014 के जो चुनाव हुए थे और फिर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 16 सीट कम हुई। जब तक भारतीय जनता पार्टी के पास में 25% वोट नहीं बढ़ते, जब तक अकेले का राज महाराष्ट्र में हो नहीं सकता, आप फर्ज करें, ये शिंदे ग्रुप, मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूं, चलिए किसी कारणवश अगर शिंदे ग्रुप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, 40 विधायक इनके, तो हाउस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जब हाउस की स्ट्रेंथ ही कम हो जाएगी, जब ये चुनाव लड़के आएंगे 6 महीने बाद, तो 127 का बहुमत हो जाएगा जो बीजेपी आराम से बना लेगी। 40 जाएंगे, 10 वहां उनके पास इंडिपेंडेंट है, वो उनको लेकर इनकी आराम से 128 129 सीटें हो जाती हैं। आप एक बात और ध्यान से सुनिए कि शिंदे ग्रुप का राजनीतिक हत्या हो जाती है तो बीजेपी का क्या नुकसान होता है? कुछ नुकसान नहीं होता। मतलब ये कि देवेंद्र भाई ये चाहते हैं अगर ये डिस्क्वालिफाइड होते हैं तो मैं 127 128 सीट लेकर मेरी स्ट्रेंथ बना के मैं मेरी सरकार बना लूंगा। मर्ज होते हैं तो लड़ाइयां होगी। पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, विधायक शिंदे जी के पास हैं, सांसद शिंदे जी के पास हैं, पर कैडर, रोड पर, जमीन पर शिवसैनिक आज भी उनके साथ है। क्योंकि बात मराठी मानुस के दिल में लगी है। जो अन्याय हुआ है, ऐसी राजनीति महाराष्ट्र में कभी देखी नहीं, ना कभी हुई। और मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र के कहने वाले, चाणक्य शरद पवार जी भी इसमें कम पड़ गए। अजीत पवार की सोच ज्यादा आगे तक सोच रही थी। मित्रों, कुल मिलाकर बहुत नुकसान महाराष्ट्र का हुआ है। मैंने 1 महीने पहले एक राजा 49 रानी एक स्टोरी बनाई थी और आज भी वही परिस्थिति है। ये शिंदे सरकार डिस्क्वालिफाइड हो या मर्ज हो, कहीं ना कहीं लड़ाई तो होने वाली है। कैसे 40 विधायक मर्ज होंगे और कैसे एक दूसरी पार्टी की आइडियोलॉजी को ये एक्सेप्ट करेंगे। बाळा साहब ने कहा था कि सबसे बड़ा संगठन होता है, संगठन छोड़कर ये लोग सत्ता की लालच में आए हैं, तो इनका शिंदे ग्रुप का भविष्य अंधकार में है। और महाराष्ट्र में कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा। ये और बात है कि महीने 2 महीने में कोई नए समीकरण बन जाए, पर आज का समीकरण तो यही कहता है कि कोई लाभ नहीं होता दिखता। अगर आज कॉरपोरेशन के चुनाव 2 महीने में हो तो शिवसेना, उद्धव जी की शिवसेना क्लीन स्वीप करेगी, इसमें कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं है। अभी हमारे महामहिम कोश्यारी जी ने जो राजस्थानी का विषय निकाला, गुजराती का विषय निकाला दोस्तों, इससे भी बहुत नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी का।
नुकसान होने का एक सीधा सीधा कारण है कि महामहिम को ये सब विषय पर, प्रदेश की पॉलिटिक्स पर कहना ही नहीं चाहिए था, और कह दिया तो सिर्फ दो नेता, देवेंद्र भाई और आशीष शेलार जी ने स्टेटमेंट किया कि हम गवर्नर की बात से सहमत नहीं हैं। आपने देखा किसी नॉन मराठी एमएलए को, नॉन मराठी आमदार को, नॉन मराठी एमपी को इस संदर्भ में कुछ कहते हुए आपने देखा? नहीं ना। और अगर इसी तरह ये राजनीतिक चलती रही तो ये निश्चित है कि महाराष्ट्र का आने वाले दिनों में बहुत नुकसान होगा। गरीब आदमी महंगाई से परेशान है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति महंगाई से परेशान है, और ये इसी प्रकार चला तो दोस्तों आने वाले दिन महाराष्ट्र के बड़े कठिन होंगे। ये मंत्रिमंडल शायद बना भी लें, पर मंत्रिमंडल बनाने के बाद में भी किस रुचि से ये काम करेंगे, बहुत मुश्किल है। मैं और एक बात इसके अंदर मेरे मन की कहना चाहता हूं कि शिंदे ग्रुप ने एक आरोप यह लगाया कि उद्धव ठाकरे हमसे मिलते नहीं थे। आप ये बताएं कि मोदी जी क्या सब सांसद से मिलते हैं? कौन सा सीएम के पास में इतना समय होता है कि वो सबसे मिले? मुझे अच्छी तरह याद है कि देवेंद्र भाई जब सीएम थे तो सामान्य कार्यकर्ता तो उससे मिल ही नहीं सकता था। वह अपने सिर्फ 5-6 जो एमएलए हैं, गिरीश महाजन, रावल, लोढ़ा, सुधीर मुनगंटीवार, ये पांचों हमेशा मंत्रालय में उसके आजू बाजू बैठे रहते थे। और इन चारों पांचों के कोई विरोधी, अगर विरोधी जो लोकल विरोधी है पार्टी में, वो देवेंद्र भाई से मिलना चाहे तो वो मिलने ही नहीं देते थे। उनका एक पीए हुआ करता था जो अभी विधायक बना है, अभिमन्यु पवार, वो किसी को खड़ा ही नहीं होने देता था। उनके एक प्राइवेट सेक्रेटरी हैं समीर वानखेड़े, मैं नाम बोल रहा हूं उनका, वानखेड़े ही है शायद, वो अपॉइंटमेंट ही नहीं देते थे, आपको कॉल बैक ही नहीं करते थे। अपनी व्यथा कौन कहेगा? कार्यकर्ता कुछ कर नहीं सकता। विधायकों को भी बहुत लंबे समय लगता था उनसे मिलने के लिए। तो मित्रों, ये कोई कारण नहीं हुआ कि कोई मिलता नहीं है। ये तो सिर्फ सत्ता की लालच और लक्ष्मी जी के दर्शन जो उन्हें हो गए हैं, और वही लक्ष्मी दर्शन अगर वो अपने विधानसभा में करा दे अपने लोगों को तो जय जयकार हो जाए। चलिए मित्रों, आज थोड़ा लंबा हुआ, पर आज मैंने बहुत सी बातें मिक्स करके कही है। मेरे विषय को यहीं समाप्त करता हूं, पर जाते जाते सारे विषय आप पे छोड़ता हूं। कमेंट जरूर करिए, फोन जरूर करिए। राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक नेता कभी समाप्त नहीं होते। जितनी जोर से शिवसेना, उद्धव शिवसेना को दबाया जाएगा, ये इतनी जोर से ऊपर आएगी। ये संसार का नियम है दोस्तों। इसी के साथ मेरे शब्दों को विश्राम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।